ಟಿವಿ ನೈನ್ ಜೊತೆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಈಗ ಟಿವಿ ನೈನ್ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಜಿ, how much this alliance will help to BJP in this election particularly? No, this alliance is not only for helping BJP. It would help BJP as well as GDS. And moreover, it is going to help all 7 crore people of Karnataka. We must get rid of Karnataka Congress government. लोगों को ये एहसास हो गया है कि पिछले 9 महीने में कर्नाटक में जितनी एनार्की अराजकता चल रही है, जितनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं, मैं उनको हिंदी विरोधी नहीं कहूँगा, राष्ट्र विरोधी कहूँगा, इसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी. असेंबली के चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को जिता तो दिया, थोड़ी नाराज़गी थी तो पब्लिक ऐसे ही रिएक्ट करती है, लेकिन जिताने के बाद जो कुछ यहाँ हुआ है उसकी उन्होंने कल्पना नहीं किया था. तो आज सबके मन में है कि एक ऐसी राष्ट्र विरोधी सरकार, इसे कर्नाटक से जाना चाहिए. तो यह जो हमारा कांग्रेस का और जेडीएस का अलायंस है, पॉलिटिकली भाजपा को भी सूट करेगा, पॉलिटिकली जेडीएस को भी सूट करेगा, लेकिन प्रशासनिक आधार पर कर्नाटक के 7 करोड़ नागरिकों को सूट करेगा. ये उनकी बेहतरी के लिए होने वाला अलायंस है. Have you resolved all the differences which was happened after the ticket allotment? देखिए, हमारे और जेडीएस के बीच में कभी कोई डिफरेंस था ही नहीं. हम शुरू से मान के चल रहे थे कि अलायंसेस जब भी होते हैं तो गिव एंड टेक पर होते हैं. कोई भी एक पक्ष सब कुछ ले ले और दूसरे को कुछ न दे तो ये अलायंस होता ही नहीं है. और इसलिए जब उन्होंने कहा कि हमको 3 सीट 4 सीट मिलनी चाहिए, हम लोगों ने उसको ग्लैडली स्वीकार किया. और हमने उनसे ये कहा कि आप स्वयं बताइए कि आप कौन सीट चाहते हैं. उन्होंने जिस जिस सीट पर हाथ रखा हम लोगों ने उनको सीट दे दिया. हासन उनकी पुरानी सीट थी, उनका हक बनता था. सिर्फ एक सीट तो दे नहीं सकते थे. आज के दिन भी जेडीएस के पास वोट्स हैं और काफ़ी वोट्स हैं. समाज के एक बड़े वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने कहा कि हमको मांड्या भी दे दीजिए और कोलार भी दे दीजिए. हम लोगों ने उनको वो भी दे दिया. इसलिए कोई हमारा उनके बीच में डिस्प्यूट जैसा कोई चीज़ न कभी था और न कभी हुआ. और आज देश में हमारे बहुत सारे अलायंसेज हैं. महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में अलायंसेज हैं हमारे. लेकिन जितनी मजबूती से कर्नाटक में ये अलायंस चल रहा है, मैं कह सकता हूँ कि और भी अलायंसेज हमारे मजबूत हैं, लेकिन कर्नाटक का हमारा अलायंस फेविकोल का जोड़ है, एकदम चिपक के चल रहा है. और दोनों पार्टी के नेता और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता, जहाँ जेडीएस की टीम है, प्रत्याशी हैं, वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता, और जहाँ भाजपा के कैंडिडेट हैं वहाँ जेडीएस के कार्यकर्ता एकदम समरस होकर के काम कर रहे हैं. What of the dissidents within the party? मैं 1.5 महीने से यहाँ हूँ. मैं कोई परीक्षा देता हूँ और फेल हो जाता हूँ तो थोड़ा मुझको भी दुख होता है, थोड़ा मेरे पिता भी नाराज होते हैं, और फिर हम अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं. आज स्थिति भाजपा की इस चुनाव में ये थी कि हम एक अनार 100 बीमार की स्थिति में थे. भाजपा का हर महत्वपूर्ण कार्यकर्ता टिकट चाहता था, क्योंकि उसको ये मालूम था कि जिस क्षण भाजपा का टिकट मिलेगा उसको टिकट, लेकिन उसी क्षण वो सांसद बन जाएगा. इसलिए डिमांड हमारी टिकट की बहुत थी. हम सबको तो दे नहीं सकते, देंगे तो एक ही को देंगे. इसलिए जिनको नहीं मिला थोड़ा सा उनको तात्कालिक दुख था, लेकिन बीतते समय के साथ आज वो सब कुछ समाप्त हो चुका है. और
सारे लोग मिल करके सारी लोकसभाओं में पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत, पूरे समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, मैं इसको कह सकता हूँ। डू यू थिंक एच डी देवेगौड़ा सपोर्ट इज बिग बूस्ट टू बीजेपी इन दिस इलेक्शन? देवेगौड़ा जी हम लोगों के कर्नाटक के ही नहीं, देश के बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई आरोप नहीं रहा है। आज 91 साल की उम्र है उनकी। कर्नाटक की राजनीति को जितनी गहराई से वो जानते हैं, एक एक लोकसभा नहीं, एक एक विधानसभा नहीं, ग्राम पंचायत के स्तर पर वो सब कुछ उनके सामने विजुअल आता रहता है, कहाँ क्या हो रहा है। और उनका अपने नागरिकों से इतना कनेक्ट रहा है, मैं उन्हें कर्नाटक की राजनीति का एक आदर्श पुरुष कह सकता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से हमारे गार्जियन हैं, अपनी सारी बीमारियों के बावजूद और उम्र के बावजूद एक नौजवान की तरह आज हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, और बिना कहे कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ कहो मैं आज ही देवेगौड़ा जी के यहाँ से आया हूँ। वो एकदम इतना उत्साहित है, कहते हैं डॉक्टर साहब जहाँ कहिएगा वहाँ चला जाऊँगा, हमको मोदी जी को फिर से सफल बनाना है, हमको कांग्रेस से मुक्ति चाहिए। तो जब इतना बड़ा नेता इतने उत्साह के साथ काम करेगा तो भाजपा को लाभ तो देगा ही देगा, भाजपा से अधिक कर्नाटक को लाभ देगा, क्योंकि कर्नाटक को कांग्रेस की अराजकता से मुक्ति मिलेगी। वही बीजेपी डिनाइड टिकट टू सीनियर लीडर्स लाइक सदानंद गौड़ा, प्रताप सिम्हा, नलिन कुमार कटील। हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 चुनाव के बाद बदल दिया जाता है, उससे बड़ा कौन होता है। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो एक कुल में पैदा हो गया, एक परिवार में पैदा हो गया, जिंदगी भर उस पार्टी का नेता वही रहेगा। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2 बार से अधिक समय नहीं देते हैं। तो वो नियम सबके लिए है, कहीं हम परिवर्तन कर पाते हैं, कहीं वो नहीं कर पाते हैं। हमारा लक्ष्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना जीवन दिया है, जो भी लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विचारों को और मजबूती से आगे रख सकता है, जिसके बारे में ये लगता है कि इसकी छवि ऐसी है कि राजनीति का परिष्कार हो, शुद्धिकरण हो, इसके बारे में उसकी छवि से मैसेज जाने वाला है, या जिसके बारे में लगता है कि ये 4 साइटेड है, इसके खून में 4 साइटेडनेस है, ये कर्नाटक और देश के विकास में और भी बेहतर भूमिका अदा करेगा, वहाँ हम परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा आश्चर्य करने का विषय नहीं होता है। हम पारिवारिक पार्टी ही नहीं हैं, हम वैचारिक पार्टी हैं, हम एक संस्थागत पार्टी हैं। उसमें मेरा भी तो टिकट कटा है, मैं 20 साल विधायक रहा हूँ, 2002 से लेकर 2022 तक का विधायक रहा हूँ। 22 में मुझे टिकट न देके योगी जी को टिकट दिया गया, तो क्या पार्टी ने मुझको घर बैठा दिया? आज मैं पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, कर्नाटक के चुनाव का प्रभारी हूँ। हमारे रोल बदलते हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के सांसद अस्थायी रहेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता अस्थायी रहेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, पूर्व सांसदों को, उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। अगर इस दौरान उन्होंने मेहनत किया, संगठन और पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया, और संगठन के नेतृत्व ने महसूस किया कि इनको टिकट नहीं दिया गया और इनकी जगह पे किसी और को दिया गया, फिर भी ये पार्टी के सिद्धांतों का पालन करते हुए निजी स्वार्थ से हट करके पार्टी के लिए काम किए, हम ऐसे लोगों को बहुत बचा के रखते हैं। ओस की बूंद होते हैं ऐसे लोग, जो अगर किसी सीप में घुर जाएं तो मोती बन जाते हैं। समय आने पर हम उन ओस की बूंदों को मोती बनाने की स्थिति में रहेंगे। Sir, why there was a delay in convincing Mr. K.S. ईश्वरप्पा? ये स्वाभाविक है। ईश्वरप्पा जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आज के तो नहीं हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो अपने लड़के के लिए टिकट मांग रहे थे। अब जिस सीट से वो मांग रहे थे, वहाँ हमारा एक पूर्व मुख्यमंत्री टिकट का प्रत्याशी था। तो जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है, उसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि भाई हम अपने इस पूर्व मुख्यमंत्री को
बहुत बड़ी सेवा उन्होंने देश की और भाजपा की है, कर्नाटक की है। अब दिल्ली की राजनीति में ले जाएंगे। थोड़ा दुख उनको हुआ, थोड़ा कष्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं निर्दल लड़ूंगा। लेकिन दो चीज़ें कहूँगा, उन्होंने प्रचार शुरू किया लेकिन मोदी जी का विरोध कहीं नहीं किया। उन्होंने लगातार अपने को मोदी जी का सिपाही बताया और यहाँ तक कहा कि अगर मैं जीत गया तो भाजपा ज्वाइन करूँगा। इसे विरोध नहीं कहते हैं, ये सकारात्मक विरोध है मेरे लिए। दूसरी चीज़, अभी तो वहाँ का नामांकन हुआ नहीं है। जब तक वो अपना नामांकन न कर दे और जब तक नामांकन करने के बाद उसको वापस लेने के लिए इनकार न कर दें डेट ऑफ विड्रॉवल तक, तब तक हम उन्हें अपना विरोधी नहीं मान सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि न तो वो नामांकन करेंगे और जब नामांकन नहीं करेंगे तो वापस लेने की स्थिति भी नहीं आएगी। और उनके जो प्रचार के अभियान चल रहे हैं, क्योंकि वो कहीं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो वास्तव में वो भाजपा का ही प्रचार कर रहे हैं। एक तरह से कहिए तो हमारे पास वहाँ दो प्रत्याशी हैं। एक राघवेंद्र जी हमारे अधिकृत सांसद प्रत्याशी हैं, एक जो आज आपको विरोध पक्ष में दिखते थे, जो मोदी जी का गुण गाकर ही विरोध कर रहे हैं, वो भी हमारे अनाधिकृत प्रत्याशी ही हैं। चुनाव आते आते वो उसी राघवेंद्र के समर्थन में होंगे, मुझे तो विश्वास है। Monday, outgoing MP Sumalata Ambrish extended her support to BJP and also decided to join BJP. Yes. Will you welcome that? No, we have already decided to welcome her. उन्होंने एक इतिहास कायम किया था कर्नाटक की राजनीति में। उनके पति की अपनी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी, बहुत लोकप्रियता थी। वो महिला पहली बार चुनाव लड़ने आई, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम उनको समर्थन देंगे। पूरे 5 साल तक उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर पब्लिक के बीच में मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है। टेक्निकली वो भाजपा में नहीं थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो किसी भाजपा के सांसद से कम समर्पित इंडिपेंडेंट भाजपा की सांसद नहीं थी। अब हमारी मजबूरी क्या थी कि वो सीट जेडीएस ने मांग ली। अलायंसेस जब होते हैं बड़े बड़े तो थोड़े बहुत ऐसे बलिदान देने पड़ते हैं, लेकिन एक प्रभारी के रूप में भी मैं हमेशा उनके बहुत अच्छे संपर्क में रहा हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व से भी हम लोगों ने उनको बातचीत कराई है। उनको अवसर दिया है कि वो ठंडे दिमाग से अपना व्यू पॉइंट बनावें। मुझे लगता है कि उन्होंने अपना व्यू पॉइंट बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके काम करेंगी। 1-2 दिन में ये औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। उनका कंट्रीब्यूशन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं ये कह सकता हूँ। और भाजपा एज ए संगठन पॉजिटिव सोच के लोगों को हमेशा सम्मानित करती है। If BJP gets less than 20 seats, will party going to change state president? Because ईश्वरप्पा continuously saying this. देखिए, ये काल्पनिक प्रश्न है। अब किसी को पोस्चरिंग करनी है तो कुछ कहेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप लेस देन 20 की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि लेस देन 28 हो ही नहीं सकता। हम इस चुनाव में कर्नाटक का एक नया इतिहास कायम करने जा रहे हैं। इनके सबसे मजबूत प्रत्याशी एक ही है ना। पिछले चुनाव में 1 सीट इन्होंने जीती थी ना। बुरी तरह हारेंगे बेंगलोर रूरल, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि कर्नाटक के लोग खाली पैसे पर बिक जाते हैं। हमने जानबूझ करके डॉक्टर मंजूनाथ को खड़ा किया है। डॉक्टर मंजूनाथ ने अपना पूरा जीवन दे दिया समाज की सेवा में, 1 रुपया कमाया नहीं। आज भी उनका मकान अधूरा है। आप न गए हो तो आप लोगों को कभी जाकर उनके मकान की वीडियो बनानी चाहिए। एक व्यक्ति जो पूरे देश का इतना पॉपुलर कार्डियोलॉजिस्ट था, एक व्यक्ति जो इतने बड़े परिवार का दामाद था, उसने न तो अपने ससुराल का पैसा लिया और न अपनी नौकरी में काम करते हुए ऊपर का पैसा कमाया। आज उसके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने खड़ा किया है जो जब जीतेगा
तो कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आएगा। लोगों को जो भ्रम है कि 200 करोड़ रुपया खर्च करके DK सुरेश चुनाव जीत सकते हैं, पैसे से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। और कर्नाटक तो जीत ही नहीं सकते, यहाँ के सामान्य नागरिक भी भावना से जीते हैं। यह भावनात्मक प्रदेश है। अभी आप देखिएगा, काउंटिंग आने दीजिए, सबसे अधिक वोटों से हम लोग बेंगलुरु रूरल जीतेंगे। तो जब वो जीत जाएंगे तो बचेगा ही क्या। This alliance with JDS is only for this Lok Sabha election, or BJP wants to continue to other upcoming elections also? देखिए, अलायंसेस जब बनाए जाते हैं और सफल होते हैं तो उन प्रयोगों को दोहराया जाता है, लेकिन मैं इसका अंतिम निर्णय नहीं ले सकता। अगर मियाँ बीवी की शादी हुई है तो ये उन दोनों को मिल के तय करना होता है कि ये शादी आगे बढ़ाना है कि तलाक लेना है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति में विश्वास करती है, हिंदू संस्कृति में विलास करती है। हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करते हैं, सोशल मैरिज करते हैं, इसलिए हमारे मैरिजेज अस्थायी होते हैं। ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮಂಜನ ಜೊತೆ ಕಿರಣ್ ಹನೇಡಿಕ, TV9 ಬೆಂಗಳೂರು.